नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। 23 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में 7 से 8 इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल आज एक ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से और इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। एक फेक फर्जी टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उसको मत ज्वाइन करिएगा। मेरे वाले टेलीग्राम चैनल में लगभग 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पाने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे भी जा सकते हैं। वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओवरऑल जो मैं मेंटरशिप कोर्स चला रहा हूं उसके बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। अब यहां पे बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर्स में एनालिसिस में पहला, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब के गवर्नर से बोला है सिख गुरुद्वारा बिल को आप अप्रूव मत करिए। देखिए, आपको मैंने कल ही न्यूज में डिस्कस किया था, भगवंत मान जी की जो आपकी सरकार है, तो ये जो सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल है 2023 का, इसमें जो गुरबानी, जो सैक्रेड हिम है सिखिज्म धर्म की, जिसका ब्रॉडकास्ट होता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर से, इसको फ्री टू एयर कर दिया गया है। पहले इस पर्टिकुलर गुरबानी के ब्रॉडकास्ट के जो राइट्स थे वो जी नेक्स्ट मीडिया की एक पीटीसी चैनल के पास थे। प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीसी चैनल की ओनरशिप है वो शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल साहब के पास है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ओनरशिप है। तो पंजाब के अंदर बहुत से पॉलिटिकल एक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि चूंकि गुरबानी एक धर्म से रिलेटेड चीज है तो एक फैमिली के पास इस पर्टिकुलर हिम के ब्रॉडकास्ट की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। इसकी ओनरशिप मतलब यहां पे जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके थ्रू भगवंत मान साहब ये बोल रहे हैं कि हम पीटीसी चैनल को ब्रॉडकास्ट से रोक नहीं रहे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ब्रॉडकास्ट की परमिशन और भी चैनलों को दी जाएगी एंड इट विल बी फ्री टू एयर। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एंटिटी की मोनोपोली यहां पे टूट रही है। समझ गए बात को। तो इस कंटेक्स्ट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी साहब ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है गवर्नर के सामने। उनका यह बोलना है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास के लिए अपॉइंट किया गया है, खासकर इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। तो ये जो पंजाब की सरकार इंटरफेरेंस कर रही है ना, जो चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, 1925 के सिख गुरुद्वारा एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, ये वो कर नहीं सकते हैं। बेसिकली अगर आपको सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को अमेंड करना है तो वो केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा सकता है और उसके लिए भी एसजीपीसी से बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब एसजीपीसी से बातचीत के बिना नहीं किया जा सकता। तो उदासी महंत का जो कंट्रोल होता था सिख गुरुद्वारा के ऊपर, उसको लेके जब सिख कम्युनिटी ने यहां पे प्रोटेस्ट किया तब ब्रिटिश सरकार ने 1925 में लेके आया था ये सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925। उसके बाद से जो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट था वो एसजीपीसी के पास चला गया था, ओवरऑल सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चला गया था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चला गया था। और ओवरऑल इसी एम्बेट के अंदर जो गुरबानी का ब्रॉडकास्ट है वो केवल एक पर्टिकुलर चैनल पीटीसी चैनल के पास था। तो अब इसकी मोनोपोलाइजेशन को खत्म किया जा रहा है और फ्री टू एयर किया जा रहा है इसके ब्रॉडकास्ट को। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर अगला, मोदी जी की यूएस विजिट के समय पे बहुत सारे वाइटल एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत हुई। जेट इंजन टेक ट्रांसफर्स, ड्रोन, हेल्थ स्पेस कॉर्पोरेशन। देखिए, कोई बहुत नया आप कह लो अनाउंसमेंट नहीं आया है। ओवरऑल इन अनाउंसमेंट्स के बारे में हमने पहले बात की। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो एक तो F414 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, इसके बारे में तो हम लोग पहले से ही बातचीत कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि GE 414 जेट इंजन तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ये जो टेक इंजन टेक्नोलॉजी है जेट, ये इसका टेक ट्रांसफर किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो एक और चीज न्यूज में है, 21 जून को वॉशिंगटन डीसी में डिफेंस मिनिस्टर मिले थे दोनों कंट्रीज के, तब वहां पे इंडस एक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो ये एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है इंडस एक्स, ठीक है। इसको होस्ट किया जा रहा है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ताकि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सके। तो इंडस एक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यूएस और इंडिया के बीच में चल रहा है जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो इंडस एक्स आपको पता होना चाहिए, F414 की टेक्नोलॉजी हमें यूएस से मिल गई। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यूएस सेमीकंडक्टर और चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक ने अनाउंसमेंट किया है कि वो $825 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे एक नई चिप असेंबली में और टेस्ट फैसिलिटी गुजरात में, और इसको बोस्टर किया जाएगा विद एन एक्सेस इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.75 बिलियन फ्रॉम इंडियन एंड गुजरात गवर्नमेंट्स।
फिर स्पेस कॉर्पोरेशन के फील्ड में भी इंडिया एक फ्रेमवर्क साइन कर रहा है जिसमें 25 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये फ्रेमवर्क किस चीज पे ध्यान देगा? स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉर्पोरेशन को लेके। तो इंडिया और यूएस ये दोनों कंट्रीज मिलकर अपना एक मिशन भेजेंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में। फिर कुछ और बातें भी हुई हैं कि भाई यूएस ने एक पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया जिसके चलते पैंडेमिक की वजह से जो इंडियंस की वीजा प्रोसेसिंग है यूएस के अंदर जो उसकी थोड़ी धीमी हो गई है, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, थोड़ा सिंक्रोनाइज करके फास्ट किया जाएगा। तो H1B L1 स्किल्ड वीजा 2024 तक और बाकी कैटेगरीज में जल्दी जल्दी दिए जाएंगे इंडियंस को, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन्वायरमेंट के फील्ड में आपके काम की है COP28 प्रेसिडेंट। ये पर्टिकुलर न्यूज हमने पहले भी डिस्कस की थी। एक मालदीव्स के हेड और बांग्लादेश के हेड ने भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा था कि नहीं भाई, सुल्तान अल जबेर को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए ये आपको नजर आ रहा है सुल्तान अहमद अल जबेर, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि रिसेंटली हुई थी, कब से कब, 5 जून से 15 जून, वहां पे स्पीच देते हुए नजर आ रहा है। तब बात यह है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होने वाला है यह है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को होस्ट कर रहा है यूएई, तो यूएई अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में किसी को एड्रेस करने के लिए नॉमिनेट करेगा। तो यहां पे नॉमिनेट किया गया है यूएई के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुल्तान अहमद अल जबेर को। अब इस बात को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासकर यूएस और यूरोपियन यूनियन के नेशंस, वो खासा नाराज हैं और सुल्तान अल जबेर के नॉमिनेशन को अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं। सुल्तान अल जबेर सीईओ हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ठीक है। 2016 से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ हैं सुल्तान अल जबेर। वो अलग बात है कि सुल्तान अल जबेर बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। और यूएई के अंदर अगर आप बात करो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये यूएई गवर्नमेंट के 2013 से। 2020 में इनको दूसरी बार अपॉइंट किया गया था यूएई के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज की तरह। 2010 से भी 2016 ये स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज रह चुके हैं यूएई के। इनकी पॉजिटिव रिन्यूएबल एनर्जी में जो आप कह लो कंट्रीब्यूशन है, तो वो ये है कि माजदार नाम की एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है अबू धाबी में, उसके ये चेयरमैन है। इसको 2006 में इन्होंने शुरू करने में मदद की थी। बीबीसी के हिसाब से जो माजदार नाम की कंपनी है 40 से ज्यादा कंट्रीज में एक्टिव है, सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवा रही है टू द ट्यून ऑफ 15 गीगावाट्स। ओवरऑल इस माजदार के प्रोजेक्ट्स के चलते 19 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एनुअली कम किया गया है पूरी दुनिया में। तो नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में तो डेफिनेटली सुल्तान अल जबेर किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है इसके सीईओ हैं, और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कुछ भी करती है उसके रिस्पेक्ट में माजदार ने रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट चला के ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश की है, ऐसा यहां पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बात यह है कि रिसेंटली इस अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने यह अनाउंस किया कि 7.6 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ये प्रोड्यूस करेंगे आगे आने वाले समय में। ओवरऑल आप कह सकते हो कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय एनी इंडिविजुअल कंपनी। तो बेसिकली अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। ओके, फिर अगर आप बात करो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के हिसाब से, ओपेक के हिसाब से, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने प्रतिदिन 2.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पंप किया है 2021 में। तो 2021 में एक दिन में अकेले 27 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस कर रही है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन 2027 तक प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल होने वाला है, ठीक है। ये टारगेट पहले 2030 में मीट कर रहा था, अब 2027 में मीट करना है, और ये भी अल जबेर की लीडरशिप के अंदर हुआ। मतलब 2030 तक इस अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को एक दिन में 5 मिलियन बैरल पैदा करना था। अल जबेर ने बोला कि नहीं भाई, ये टारगेट 2027 तक करना है। तो डेफिनेटली यहां पे सुल्तान अल जबेर साहब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, और ये प्रोडक्शन यूएई की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्लोबली क्रूड ऑयल के लिए सप्लाई की इंपॉर्टेंट है। अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम माजदार की लीडरशिप लेके और क्लाइमेट समिट्स की लीडरशिप लेके यूएई का जो एजेंडा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल क्लाइमेट, उसको भी लीड कर रहे हैं सुल्तान अल जबेर साहब। तो वेस्टर्न कंट्री सुल्तान अल जबेर के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि ये तो ग्रीन वॉशिंग हो रही है। एक तरफ तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से आप एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को तबाह कर रहे हो, इस हद तक फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप 15 गीगावाट की ताकत रिन्यूएबल एनर्जी से बना के थ्रू माजदार ये दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के एफर्ट्स को लीड करो। देखिए
मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक वेस्ट एशियन गल्फ कंट्री है और गल्फ कंट्री का जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है वो है तेल। तेल के कुएं से आप तेल निकालो, उसको बेचो, इससे उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है। और ये सिर्फ यूएई की बात नहीं हो रही, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये एक ग्रीन वॉशिंग हो रही है। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक ऐसी कंपनी को लीड करता है जो कि ऑयल और गैस के रिस्पेक्ट में दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, और उसको आप यहां पे एक क्लाइमेट फोरम का हेड बना रहे हो, उसका प्रेसिडेंट बना रहे हो, तो दिस इज बेसिकली अ बिट कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी तो होने वाला है दोस्तों। जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हो रही है, चाहे फिर आप शार्म एल शेख की बात कर लो, चाहे पेरिस डेवलपमेंट प्लान की बात कर लो, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े एमिटर्स हैं CO2 के, ग्रीन हाउस गैसेस के, वो इन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो इन्फ्लुएंस करेंगी ना। अगर कल की डेट में ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस सक्सेसफुल हो जाती हैं तो फॉसिल फ्यूल पैदा करने वालों के ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। तो इस चक्कर में फॉसिल फ्यूल पैदा करने वाली अपने ब्रेड एंड बटर को नुकसान नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि इनका तेल का धंधा भी चलता रहे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करें। आप देखो, इंडिया के अंदर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी मेनली थर्मल बेस्ड पावर ही बनाती है, लेकिन ये भी हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स और विंड बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। बहुत सारे MOUs को एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। तो ये चीजें यहां पे चल रही हैं। यूएस और यूके ने भले अल जबेर की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया, बहुत से यूरोपियन यूनियन के नेशंस इसको अपोज कर रहे हैं, तो अब आप समझ ही सकते हो। ओवरऑल एक इंडिविजुअल जो एक तरफ पे ऐसी कंपनी को लीड कर रहा है जो कि ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ वही पर्टिकुलर पर्सन एक ऐसी कंपनी को लीड करता हुआ नजर आ रहा है जो कि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी फैला रही है। तो बेसिकली एक तरीके की ग्रीन वॉशिंग है, लोगों को भड़काने और भटकाने वाली बात यहां पे बोली जा रही है। फिर नेक्स्ट भाई एक लीगल एंगल पे यहां पे बात करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट में कस्टोडियल एरोगेशन ऑफ वी सेंथिल बालाजी को लेके केस चल रहा है। वी सेंथिल बालाजी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर इल्जाम लगाए गए हैं। तो भैया जो सीनियर काउंसिल है, सीनियर एडवोकेट है NR इलांगो साहब, ये अपीयर हो रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के सामने फॉर अरेस्टेड मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी ऑन बिहाफ ऑफ वी सेंथिल बालाजीज वाइफ मेघाला। अब इनका ये बोलना है कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ताकत है ही नहीं। दोस्तों, मैं यहां पे थोड़ा सा गैप लेना चाहूंगा। मैं आपको अपने मेंटरशिप कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मेंटरशिप कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है दोस्तों। GS पेपर 1 से लेके GS पेपर 4 वाइज तक टॉपिक्स को आपको सेग्रीगेट करके दिया जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे मैंने 4 थीम्स बना रखी हैं। तो प्रीलिम्स स्टेटबिट्स, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एक है मेन स्टेटबिट्स, जहाँ पे आपको ओवरऑल मेंस के कुछ छोटे छोटे स्टैटिस्टिक्स, ये जो प्रीलिम्स स्टेटबिट्स मेन टेस्टबिट्स की वीडियो होंगी वो छोटी होंगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। वहीं पे मेंस टॉपिक्स जो डिटेल्ड वीडियोस होंगी, और एक थीम बेस्ड वीडियोस। थीम बेस्ड वीडियो जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो कि अलग अलग न्यूज में आता ही रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, अभी लॉ कमीशन बना है 22वां, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। तो कुछ थीम बेस्ड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, 300 से ज्यादा और 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल का एक कोर्स है। तो ये थीम बेस्ड टॉपिक की इन्फॉर्मेशन को आप GS पेपर 2, 3, 4, 1 कहीं पे भी यूज कर सकते हो। साथ साथ मेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं, देखिए करंट अफेयर्स मैं आपको डेली के बेसिस पे तो न्यूज में बताता ही हूँ, बट नोट्स को कैसे बनाना है, नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, ये सब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मेरा द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो बस आप अपनी तरफ से अगर बेसिक किताबें UPSC कंप्लीट कर लो, जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आप बेसिक कंप्लीट कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम कर लो, सतीश चंद्र की मिडल हिस्ट्री कर लो, इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह कर लो, ज्योग्राफी की 11th और 12th की बेसिक NCERTs कर लो। इस प्रकार की किताबें अगर आपने बेसिक पढ़ रखी हैं तो ओवरऑल इस कोर्स में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये और बता दूं, इस कोर्स में आगे आने वाले समय में वर्ल्ड हिस्ट्री की एक सीरीज में आपके लिए अपलोड करूंगा, एनवायरमेंट की एक सीरीज में आपके लिए अपलोड करूंगा। तो स्टैटिक का भी बहुत बड़ा पोर्शन इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट किया जाएगा। तो जो मेरे चैनल पे बेसिक बुक्स अपलोड की गई हैं GS की, और उसके साथ साथ अगर आप ये मेरा मेंटरशिप कोर्स ऑप्ट करते हैं तो आपकी UPSC की फुल तैयारी हो जाएगी। और कोर्स काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि देखिए 1.5 साल का यहाँ पे कमिटमेंट है। तो आई होप आपको कोर्स पसंद आएगा, एक बार आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। वी सेंथिल बालाजी के अरेस्ट की बात हो रही थी। अब चूंकि यहां पे वी सेंथिल बालाजी को पहले एक सरकारी हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, इनकी बाईपास सर्जरी वगैरह चल रही थी। तो क्वेश्चन ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहता है कि वी सेंथिल बालाजी की कस्टडी उनको दी जाए, उनको उनसे इंटेरोगेशन करना है। लेकिन यहां पे वी सेंथिल बालाजी के लॉयर ये बोल रहे हैं
कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को स्टेशन हाउस ऑफिसर का चार्ज नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन का हेड होता ना आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर या जो पुलिस इंस्पेक्टर कह लो या सीनियर इंस्पेक्टर कर लो, तो बेसिकली अगर कस्टडी मिलती है पुलिस को तो वो थाने में बंद होगा, तो थाने में उससे इंटेरोगेट किया जा सकता है, उसका स्टेटमेंट वगैरह लिया जा सकता है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। इसको आप बोलते हो कस्टोडियल इंटेरोगेशन, मतलब कस्टडी में ले लिया आपने एक इंडिविजुअल को और उसके बाद आप उसको इंटेरोगेट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1992 का, अनुपम जे कुलकर्णी केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कस्टडी मिल जाती है किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो मैक्सिमम 15 दिन फ्रॉम द डे ऑफ अरेस्ट आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन पूरा करना है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन की परमिशन तो मिली थी यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर मेडिकल इश्यूज आ गए, हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी वगैरह होने लगी, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कस्टोडियल इंटेरोगेशन कर नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मिनिस्टर साहब के लॉयर हैं वी सेंथिल बालाजी के लॉयर, उनका ये बोलना है कि भाई ईडी ने डायरेक्टली धावा बोल दिया। किसके ऊपर धावा बोल दिया? वी सेंथिल बालाजी के ऊपर। अरे भाई अगर आपको किसी से कुछ पूछना है तो भाई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से आप मूव ऑन कर सकते हो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 41 क्या बोलता है कि आप इशू कर सकते हो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस फॉर इंक्वायरी। तो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस फॉर इंक्वायरी इशू करो आप किसी भी इंडिविजुअल को, वो इंडिविजुअल आपके पास आएगा और आपके क्वेश्चंस का आके जवाब देगा। अगर वो आपके क्वेश्चंस का आके जवाब नहीं देता है तब आप अरेस्ट की बात करो, तब आप कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात करो। आपने सीधे ही यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को स्किप करके ओवरऑल अरेस्ट की बात करने लगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात करने लगे। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो आप कह लो ऑफिसर्स हैं, उनका ये क्या बोलना है कि भाई देखिए कि पीएमएलए अपना अलग लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक अलग लॉ है, ये एक स्पेसिफिक प्रकार के क्राइम को कैटर करता है, इसलिए सीआरपीसी के प्रोविजंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे लागू नहीं होंगे, ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स का बोलना है। लेकिन वी सेंथिल बालाजी की मिनिस्टर का क्या बोलना है कि भैया कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक प्रॉपर प्रावधान है, सेक्शन 41 है, जिसके चलते आप इंक्वायरी के लिए एक नोटिस इशू कर सकते हो ऑफ अपीयरेंस, और वो बंदा आपके सामने आएगा, आप उससे सवाल पूछो। तो भैया सवाल पूछने के लिए सीधे सीधे आपने अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में इंटरोगेशन की बात कर रहे हो, तो ये तो परेशान करने वाली बात होगी। उसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है, जिसे मैं बता दूं दोस्तों, कोर्ट में जब डिस्कशंस चलते हैं ना तो लीगल पॉइंट्स पे जबरदस्त बहस होती है। एक बहस यहां पे ये हो रही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर को स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना इंचार्ज की ताकत नहीं दी गई है। थाना इंचार्ज के पास कस्टोडियल इंटरोगेशन का राइट होता है, और ओवरऑल पीएमएलए के अंदर ये राइट नहीं है, बाकी एक्ट्स के अंदर राइट दे रखा है। फॉर एग्जांपल कस्टम्स ऑफिसर्स को कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर, और जीएसटी ऑफिसर्स को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017 के अंदर इंटेरोगेशन की परमिशन है, लेकिन पीएमएलए के एक्ट के अंदर ऐसी कोई इंटेरोगेशन की परमिशन नहीं है। तो ओवरऑल जब मद्रास हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी वी सेंथिल बालाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के लिए, अपने इलाज के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रिंसिपल सेशन जज के पास जाना चेन्नई में और उससे कस्टोडियल इंटेरोगेशन की परमिशन लेना, ये इलीगल है। मतलब यहां पे प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे लॉ में फ्लॉज निकाल के वी सेंथिल बालाजी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, यहां पे कस्टोडियल इंटेरोगेशन तो होगा। अगर आपके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस इल्जाम लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो भैया जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम अभी रिसेंटली सीबीआई का भी एक केस उठा था, अप्रैल 2023 की न्यूज है। एक इंडिविजुअल था, 2021 की बात है, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसने अपने हेल्थ ग्राउंड्स दिखाए, हेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और फिर सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर अपनी बेल डाल दी, उसकी बेल अप्रूव हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मजाक नहीं चल रहा है, अगर आपके ऊपर इल्जाम हुआ है तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगा, आपसे पूछताछ होगी, आप पूछताछ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो वी सेंथिल बालाजी को किसी टाइम पे पूछताछ कराने के लिए तो आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से लीगल लूप होल्स को पॉइंट आउट करके ये बोला जाए कि पीएमएलए वाले के पास एसएचओ की ताकत नहीं है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि देखिए इंटेरोगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर केस बनाया है सेंथिल बालाजी के ऊपर, तो केस प्रूव करना पड़ेगा ना। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपने केस बनाया, तो उस इंडिविजुअल वी पॉइंट्स को तो जानना है ना उस इंडिविजुअल के। जब इंटेरोगेशन होगा
तो इंटेरोगेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां पे सेंथिल बालाजी अपने आप को अपोज भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो ईडी के ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन पूछा सेंथिल बालाजी से, तो सेंथिल बालाजी पलट के बोलेंगे कि साहब देखिए मेरा ये व्यू पॉइंट है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब अगर सेंथिल बालाजी यहां पे बात ही नहीं करेंगे ईडी के ऑफिसर से तो कैसे काम चलेगा? ओवरऑल केस को आगे बढ़ाने के लिए जो मुख्य आरोपी है उसको अपने स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड तो देने ही पड़ेंगे। तो इंटेरोगेशन तो यहां पे होगा, मद्रास हाईकोर्ट भी इंटेरोगेशन की परमिशन देगा और सुप्रीम कोर्ट भी देगा, क्योंकि इंटेरोगेशन की परमिशन अगर आप नहीं देते हो तो फिर केस तो टेक्निकली आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, समझे। फिर आगे पुणे में G20 के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और इक्विटेबल यूज ऑफ AI के ऊपर सबने यहां पे एग्री किया है। तो अब मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज इन पुणे एग्रीड टू इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन एंड स्किलिंग दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। तो भाई देखिए एक आउटकम स्टेटमेंट आया है मीटिंग का जिसने ये बोला कि G20 मेंबर्स ने यहाँ पे एग्री किया है कि एक रेजिलिएंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है हमें दुनिया का थ्रू एजुकेशन। सारे G20 मेंबर्स इस पर्टिकुलर बात पे एग्री करते हैं कि एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड और दोज हु आर फेसिंग मेंटल और अदर लर्निंग डिफिकल्टीज और स्पेशल नीड्स हैव एक्सेस टू क्वालिटी, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो एग्री कर रहे हैं कि एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक लर्निंग बट ऑल्सो डेवलपिंग लाइफ, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल टू मेक ऑल लर्नर्स फ्यूचर रेडी। ठीक है ना भाई। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। इस मीटिंग में रिकॉग्नाइज किया गया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वुमेन लेड डेवलपमेंट का क्या रोल है, ग्रीन ट्रांजिशंस और एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल का क्या रोल है, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे रीट्रेट किया गया कमिटमेंट टू ओवरकम द डिजिटल डिवाइड फॉर ऑल लर्नर्स बाय एड्रेसिंग बैरियर्स टू टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बोल बच्चन टाइप की बातें यहाँ पे की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इक्विटेबल यूज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्रॉपर कोड होना चाहिए। हाँ तो बोल दिया है, लेकिन बनाएंगे कब तक ये कोड, ओवरऑल चीज़ों को सिंक्रोनाइज कब तक करेंगे, ओवरऑल कई साल लग जाने वाले हैं इनको। तो बातचीत चल रही है अभी यहाँ पे। फिर भाई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टाइटन की सर्च को ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। ओशन गेट नाम की जो कंपनी थी जो कि इस टाइटल सबमर्सिबल को लेके जाती है उस रैकेज साइट पे, जिस रैकेज साइट पे टाइटन डूबा था, ओवरऑल इस बात को कई साल हो चुके हैं। तो ये जो 5 पीपल अबोर्ड मिसिंग है इनको अब डेड डिक्लेयर किया गया है। और भाई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े लोग थे जो लोग यहाँ पे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो एक ब्रिटिश बिलियनियर थे हमीश होर्डिंग, 58 साल के, पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेस मैग्नेट शहजादा दाऊद 48 ईयर्स, उसका 19 साल का बेटा सुलेमान, ब्रिटिश सिटीजन फ्रेंच ओशनोग्राफर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नेगलेट 77 साल के। फिर यहाँ पे जो अमेरिकन फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ओशन गेट जो कि सबमर्सिबल को चला रहे थे, तो काफी बड़े बड़े लोग इसके अंदर गए थे। और अब ऑब्वियसली बात है जो जितने टाइम पीरियड की ऑक्सीजन उसमें बची हुई थी वो भी यहाँ पे खत्म होने को आ गई है और इस रैकेज के बारे में कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में है क्या। तो ये बोला जा रहा है कि ये मेन ट्रू एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने डिस्टिंक्ट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को प्रमोट किया, डीप पैशन दिखाया फॉर एक्सप्लोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स ओशन। ओशन गेट एक्सपीडिशंस का ऐसा बोलना है हमारे हर्ट्स इन 5 सोल्स के साथ हैं। एक अनमैन्ड डीप ओशन रोबोट को भी यहाँ पे कनाडा के शिप के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, तो इसको एक डेब्री फील्ड मिला है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस डेब्री फील्ड के पास ही ये सबमर्सिबल पड़ा हो टाइटन वाला। बेसिकली अगर आप देखो तो टाइटैनिक का जहां पे रैकेज पड़ा हुआ है उसके पास ही ये डेब्री फील्ड पाया जा रहा था। अभी के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये जो डेब्री फील्ड है ये यही टाइटन सबमर्सिबल है। ओवरऑल सरफेस से 4 किलोमीटर नीचे है ये। तो अभी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई है और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली बोल दिया गया है कि भाई ओवरऑल इस सबमर्सिबल में जो भी लोग थे शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, वो यहाँ पे मर चुके हैं। ठीक है ना। तो 6.7 मीटर का टाइटैनिक, इसको ओशन टाइटैनिक सबमर्सिबल, इसको यूएस बेस्ड ओशन गेट एक्सपीडिशन नाम की कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। संडे मॉर्निंग को अगर आप देखो तो सपोर्ट शिप से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया 1 घंटे 45 मिनट के बाद। 2 घंटे की डिसेंट में जाना था, कॉन्टैक्ट टूटा और उसके बाद से इसको ढूंढा जा रहा है, ये मिला नहीं। अब इस रिस्पेक्ट में इंडिया के सबमर्सिबल डाइव के बारे में बात की जा रही है। इंडिया का सबमर्सिबल डाइव भी दोस्तों अपने आप में इतना ही एडवांस्ड है जितना टाइटैनिक का सबमर्सिबल डाइव है। टाइटैनिक के सबमर्सिबल डाइव की जब बात आई तो इंडिया के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मत्स्य 6000 नाम का जो आप कह लो सबमर्सिबल बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
देखिए, ये मत्स्य 6000 इंडिया का इंडिजीनियस सबमर्सिबल डाइव व्हीकल है। इसके अंदर मल्टीपल बैकअप सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा जा रहा है, इसकी फिर से टेस्टिंग की जा रही, जो कि ऑब्वियस सी बात है, टाइटन सबमर्सिबल का ये इंसिडेंट हो गया है, तो इंडिया भी अगर अपनी कोई ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी लॉन्च होगा तो सेफ्टी फीचर्स को रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। टाइटन सबमर्सिबल की बात करो तो वो टूरिस्ट को फेरी करके लेके जाता था टाइटैनिक के रैकेज के पास, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में 3800 मीटर की गहराई पे डूबा हुआ है। ओके, ये टाइटैनिक सबमर्सिबल अपने मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ 17 जून को कांटेक्ट तोड़ देता है। टाइटन सबमर्सिबल में कार्बन फाइबर स्फीयर था और जो टाइटेनियम केसिंग थी वो फ्रंट और बैक में थी। समझिए, मैं फर्क बता रहा हूं। टाइटन सबमर्सिबल में फ्रंट और बैक में टाइटेनियम केसिंग थी और चारों तरफ कार्बन फाइबर स्फीयर था। अगर आप इंडिया के मत्स्य 6000 की बात करो तो प्लानिंग स्टेज में ही हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हम कार्बन फाइबर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चारों तरफ से टाइटेनियम इनक्लोजर को ही इस्तेमाल करेंगे। वजह क्या है? देखिए, टाइटेनियम ऑलमोस्ट स्टील के जितना ताकतवर होता है। खास बात यह है कि टाइटेनियम हल्का होता है और ये जो हमारा मत्स्य 6000 है, इसको 6000 मीटर की गहराई पर जाना है। आप सोचो, अभी के लिए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो आपका टाइटैनिक वाला सबमर्सिबल है, ये 4000 मीटर की किसी डेब्री साइड पे, 4000 मीटर की गहराई की किसी डेब्री साइड पे पड़ा हुआ है और टाइटैनिक का रैकेज 3800 मीटर की गहराई पे था। और हमारा ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का जो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल व्हीकल है, ये 6000 मीटर की गहराई पर जाएगा इंडियन ओशन में। इस 6000 मत्स्य के अंदर एक सिंथेटिक फोम भी लगाया जाएगा, एक फ्लोटेशन डिवाइस लगाया जाएगा जो कि टॉप पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मान लो किसी वजह से, किसी माल फंक्शन की वजह से ये मत्स्य 6000 सरफेस पे नहीं आ पा रहा है, तो एक फ्लोटेशन डिवाइस सरफेस पे आ जाएगा। तो इस फ्लोटेशन डिवाइस की मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा मत्स्य 6000 कहां है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार का फ्लोटेशन डिवाइस टाइटैनिक सबमर्सिबल में भी लगा होगा, किसी ना किसी वजह से वो काम नहीं किया होगा। तो बेसिकली जो मेन डाइव्स होने वाली हैं मत्स्य 6000 की, वो दिसंबर 2024 और अर्ली 2025 में होने वाली हैं। पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी के जो डाइवर्स हैं वो 500 मीटर्स की गहराई तक जाएंगे, ठीक है ना। कई बार इसकी चेक की जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को देखा जाएगा। सबमर्सिबल सबसे, देखिए क्या होता है ना कि ओवरऑल जब इस प्रकार के डीप ओशनिक इलाकों में जाने वाली सबमर्सिबल व्हीकल्स बनाई जाती हैं तो ये परफेक्टली स्फेरिकल होती हैं। परफेक्टली स्फेरिकल क्यों? क्योंकि ओशन की डेप्थ में जो आपकी पर्टिकुलर सबमर्सिबल है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ेगा। तो अगर 1 मिलीमीटर का भी फ्लॉ आ जाता है ना इसके कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो बम की तरह फट सकता है ये सबमर्सिबल। इसलिए इसको बहुत परफेक्ट शेप में यहां पे बनाया जाता है। तो अगर हम अपने इस मत्स्य 6000 को सक्सेसफुल कर पाते हैं, इट विल बी अ बुक बूस्ट इन द आर्म ऑफ ओशनिक टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। फिर एक यहां पे टॉपिक है दोस्तों, इंक्रीज इन लीवर डिजीज कॉज्ड बाय पुअर लाइफस्टाइल। देखिए, ये टॉपिक अगर हम देखें तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा हमारे डेली लिविंग के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। अक्सर कर हमको ऐसा लगता है कि अल्कोहल को कंज्यूम करने से हमारे लीवर पे इंपैक्ट आता है, लेकिन अल्कोहल के साथ साथ दोस्तों एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक हाई कैलोरी डाइट इंटेक और एक्सेस फैट्स को भी आप कैलो इंटेक करने से हमारे लीवर पे इंपैक्ट आता है। तो अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, हाई ब्लड शुगर है, तो भाई ये भी डेट्रीमेंटल हो सकता है आपके लीवर के लिए। यहां पे बात की जा रही है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। सबको ऐसा लगता है कि अल्कोहल पी के ही आपका लीवर खराब होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका लीवर ओवरऑल नॉन अल्कोहलिक वजहों से भी खराब हो सकता है। अल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डैमेज के बारे में सबने सुना है, लेकिन आज की डेट में NAFLD भी लीड कर रहा है एज अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू सिरोसिस एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। सिरोसिस मतलब लीवर का फेलियर, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मतलब अगर आप अल्कोहल नहीं भी पीते हो लेकिन आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ज्यादा खाते हो, हाई कैलोरी डाइट को टेकअप करते हो, प्रोसेस्ड शुगर को ज्यादा इनटेक करते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आप के अंदर लीवर डिजीज लेके आ सकता है। ऐसा बोला एन मुर्गन साहब ने, जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं और ट्रांसप्लांटेशन फिजिशियंस हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में। इनका ये बोलना है कि जो ग्लोबल प्रेवलेंस है NAFLD का, वो लगभग 25% है, एशिया में 27% है। मतलब ओवरऑल 27% लोगों के अंदर ये NALFD फैटी लीवर की प्रॉब्लम पाई जाती है। और खास बात दोस्तों ये है कि इंडिया के अंदर एडल्ट्स में प्रॉब्लम 39% है और बच्चों में 35%। और कई बार तो ये होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत साइलेंट होती है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। कोई अगर अपना रेगुलर चेकअप कराने को चला गया तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ भाई फैटी लीवर है, नहीं तो ज्यादातर केसेस को पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ भाई उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। अपोलो हॉस्पिटल्स में जब कुछ लोग हेल्थ चेक के लिए आए तो उस हेल्थ चेक में पता चला कि भाई 23% को फैटी लीवर कंडीशन है। और NAFLD का एक एग्रेसिव फॉर्म हो जाता है NASH, ठीक है ना भाई।
नैश क्या है? नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। बेसिकली आप समझ लो कि एक प्रकार की सीरियस लीवर की बीमारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये रिजॉल्व हो सकता है अगर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो, आप अपने खान पान को अच्छा कर लो, आप रोज डेली की बेसिस पे एक्सरसाइज करो, तो NAFLD को आप क्योर कर सकते हो। लेकिन NAFLD से अगर आप नैश में चले गए तब भैया इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। थ्रू आउट द वर्ल्ड नैश एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओके, NAFLD 6.5% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है और इसमें से 20% पॉपुलेशन नैश में जा चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा बोला जा रहा है। और भैया जिसमें नैश है उसके लीवर का सिरोसिस हो सकता है और बाद में उसको लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो नैश कहीं ना कहीं लीवर का इन्फ्लेमेशन करता है और लीवर से रिलेटेड एसोसिएटेड जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इनको लॉन्ग टर्म में बढ़ाता है। तो लीवर की फाइब्रोसिस, सिरहोसिस, हेपेटोटोलर कार्सिनोमा, इस प्रकार की बहुत सी ट्रिकी सिचुएशंस ट्रिगर हो जाएंगे अगर आप नैश के ओवरऑल स्टेज पे पहुंच चुके हो। तो एंड में यही बोला जा रहा है कि भैया इनएक्टिव लाइफस्टाइल मत जिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, हाई कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज को मत करिए, एक बैलेंस्ड डाइट को लीजिए, ओवरऑल अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपकी जो लाइफ का स्टाइल है, लाइफस्टाइल मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा पीना, कम स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं आपको लीवर एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये लीवर एसोसिएटेड प्रॉब्लम एक इनएक्टिव प्रॉब्लम मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ये एक्टिव है, लेकिन ये एकदम से एग्रेवेट होगा, और जब ये एकदम से एग्रेवेट होगा तो आपको लीवर प्लांटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन की। और आज का अपना अकेला एडिटोरियल के बारे में बात कर देते हैं। विद द फ्रीज ऑन इजरायली सेटलमेंट्स, वायलेंस इन वेस्ट बैंक विल कंटिन्यू। देखिए, जेनिन नाम की एक वेस्ट बैंक सेटलमेंट है, वहां पे एक इजरायली रेड हुई, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के साथ 7 पैलेस्टीनियंस मर गए। एक गन अटैक हुआ रिसेंटली जहां पे 2 पैलेस्टीनियंस मर गए, इजरायली सेटलमेंट एली में, ठीक है। एक रैम्पेज हुआ अरब विलेज बाय इजरायली सेटलर्स में, उसमें एक पैलेस्टीनियन मारा गया। इस प्रकार की बहुत से इंस्टेंसेस रिसेंटली हुई हैं वेस्ट बैंक में, हालांकि इनके बारे में पॉपुलर मीडिया में ज्यादा बातचीत देखिए होती नहीं। अगर आप देखो यूएन के हिसाब से इजराइल ने इस साल एज ऑफ 12 जून तक 114 पैलेस्टीनियंस को मार दिया, और पैलेस्टीनियंस ने जो पलट के अटैक किया है उसमें 19 इजरायली की मौत हुई है। इजराइल धीरे धीरे करके वेस्ट बैंक के ऊपर अपने ग्रिप को बढ़ा रहा है। ज्यूइश सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक में बढ़ाए जा रहे हैं और सारे इन वेस्ट बैंक के घर बनाए जा रहे हैं, उन घर के अंदर ज्यूज को स्टेशन किया जा रहा है। अब यहां पे क्या हुआ है कि पैलेस्टीनियंस भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। एक लोकल ग्रुप बना है जेनिन ब्रिगेड नाम का, ये एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है, ये भी इजरायली सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। तो एक प्रकार की सेकंड इंटिफाडा जैसी सिचुएशन आ रही है। अब आप बोलोगे सर कि सेकंड इंटिफाडा क्या होता है? तो इंटिफाडा होता है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट इंटिफाडा हुआ था वो हुआ था आपका 1987 से लेकर 1993 तक। सेकेंड इंटिफाडा हुआ था 2000 से लेकर 2005 तक। तो इंटिफाडा बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है। तो जिस प्रकार से यहां पे पैलेस्टीनियन इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसको इंटिफाडा ही बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें। अभी एली अटैक हुआ जब पैलेस्टीनियन गनमैन के द्वारा, उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि 1000 न्यू सेटलर होम्स बनाएंगे। तो जितना इंटिफाडा हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस हो रहा, उतना ही इजराइल यहां पे और एग्रेसिव हो रहा है। और जब इजराइल एग्रेसिव होता है तो पैलेस्टीनियन भी एग्रेसिव होते हैं। तो हालत यहां पे बहुत खराब है। खास बात दोस्तों ये है कि दुनिया का इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं है। ओवरऑल पूरी दुनिया इंक्लूडिंग जो अरब वर्ल्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। इजराइल लगातार अरब्स की टेरिटरी में घुस रहा है। इनफैक्ट पैलेस्टीनियंस यहाँ पे शांत नहीं है। पैलेस्टीनियंस ने नाइफ इंटिफाडा शुरू कर दिया, नाइफ अटैक शुरू हो गए इजरायली सोल्जर्स पे। सड़कों पे ओवरऑल पैलेस्टीनियन यूथ उतर के कभी भी अटैक करने लगते हैं, किसके ऊपर? इजरायली सोल्जर्स के ऊपर। इजरायली सोल्जर्स भी पलट के ओवरऑल वार करते हैं, पैलेस्टीनियन विलेजेस के ऊपर आग लगा दी, अटैकर्स के हाउसेस को डेमोलिश कर दिया। तो कुल मिला के हालात बहुत खराब है। फतह नाम का जो ग्रुप है वेस्ट बैंक को होल्ड करता है, इस्लामिस्ट हमास गाजा को होल्ड करता है। तो जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है ये भी आपस में कंबाइंड और कंसोलिडेटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपस में टूटी हुई है। वेस्ट बैंक के इलाके में हमास ज्यादा अवेलेबल है नहीं, फतह अवेलेबल है। यूएस और यूरोप इस समय पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज रहे हैं यूक्रेन को। तो पूरी दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है। और कहीं ना कहीं ये जो पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, ज्यूज वर्सेस अरब्स की जो लड़ाई है वेस्ट बैंक में, इसके ऊपर दुनिया का ध्यान नहीं आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अरब्स के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा। अत्याचार देखिए हो रहा है, वो भी पलट के जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इजराइल की आर्मी को ऑर्गेनाइज तरीके से इस पर्टिकुलर असॉल्ट को लीड करती है, तो एडवांटेज पे इजराइल की आर्मी रहती है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए जाइएगा, और हो सके तो कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंटरशिप कोर्स ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कराएगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, ध्यान रखिए।